स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो सीरीज में। मेरा नाम है एचपी सोलंकी। हाल ही में चेन्नई में भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री द्वारा उत्तर प्रदेश के 7 विभिन्न उत्पादों को भौगोलिक संकेत टैग दिया गया है। ये 7 उत्पाद इस प्रकार हैं: अमरोहा ढोलक, महोबा गौरा पत्थर हस्तशिल्प, मैनपुरी तारकसी, संबल हॉर्न क्राफ्ट, बागपत होम फर्निशिंग, बाराबंकी हैंडलूम प्रोडक्ट और कालपी हैंडमेड पेपर। अब आपको इन सभी उत्पादों का संक्षिप्त परिचय करा दें। अमरोहा ढोलक यह प्राकृतिक लकड़ी से बना एक संगीत वाद्य यंत्र है, जिसे बनाने के लिए आम, कटहल व सागौन की लकड़ी को प्राथमिकता दी जाती है। आम और शीशम के पेड़ों की लकड़ी का उपयोग कई आकार के खोखले ब्लॉकों को तराशने में किया जाता है, जिन्हें बाद में उपकरण बनाने के लिए जानवरों की खाल, ज्यादातर बकरी की खाल में फिट किया जाता है। इस ढोलक को बनाने वाली लगभग 300 छोटी इकाइयां हैं, जो 1000 से अधिक कारीगरों को रोजगार प्रदान करती हैं। इसी प्रकार बागपत होम फर्निशिंग हथकरघा बुनाई प्रक्रिया में केवल सूती धागे का उपयोग किया जाता है। बागपत और मेरठ पीढ़ियों से अपने विशिष्ट हथकरघा, घरेलू साज सज्जा उत्पाद और सूती धागे से चलने वाले कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है। इसी प्रकार बाराबंकी हथकरघा उत्पाद क्षेत्र में लगभग 50,000 बुनकर और 20,000 करघे हैं। बाराबंकी क्लस्टर का वार्षिक कारोबार 150 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। इसी प्रकार कालपी हस्त निर्मित कागज। कालपी ऐतिहासिक रूप से हस्त निर्मित कागज निर्माण का केंद्र भी रहा है। गांधीवादी मुन्नालाल खत्री ने 1940 के दशक में औपचारिक रूप से इस शिल्प को यहाँ पेश किया था। कालपी में हस्त निर्मित कागज बनाने का एक विशाल क्लस्टर है, जिसमें 5000 से अधिक कारीगर हैं और लगभग 200 इकाइयां शामिल हैं। इसी प्रकार महोबा गोरा पत्थर हस्तशिल्प यह एक पत्थर शिल्प है। यह एक बहुत ही अनोखा व मुलायम पत्थर है, जिसका वैज्ञानिक नाम पाइरोफ्लाइट स्टोन है। गोरा पत्थर शिल्प चमकदार सफेद रंग के पत्थर से बना है, जो मुख्य रूप से इस क्षेत्र में पाया जाता है। इसे कई टुकड़ों में काटा जाता है, जिनका उपयोग विभिन्न शिल्प वस्तुओं को बनाने में किया जाता है। इसी प्रकार मैनपुरी तारकसी यह उत्तर प्रदेश के मैनपुरी की एक लोकप्रिय कला है, जो मुख्य रूप से लकड़ी पर पीतल के तार से जड़ाई का काम है। इसका उपयोग मुख्य रूप से खड़ाई के लिए किया जाता है, क्योंकि चमड़े को अशुद्ध माना जाता है। इसी प्रकार संबल हॉर्न क्राफ्ट, इसके लिए कच्चा माल मृत जानवरों से प्राप्त किया जाता है। संभल के सींग और हड्डी उत्पाद पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। ये पूरी तरह से हाथ से बने होते हैं। गौरतलब हो कि भौगोलिक संकेत का एक लेबल है, जो उन उत्पादों पर लगाया जाता है जिनकी एक विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति होती है, जिनमें किसी विशेष स्थान से संबंधित विशेषताएं होती हैं। हाल में केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्त समिति ने भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में तुषार मेहता की दोबारा नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। बताते चलें, इसके साथ ही केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने भारत के 6 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल की पुनर्नियुक्ति को भी मंजूरी दे दी है। जैसा कि आप जानते हैं, केंद्र सरकार द्वारा तुषार मेहता को 2018 में पहली बार सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया था। ध्यान रहे, सॉलिसिटर जनरल अटॉर्नी जनरल के बाद सबसे वरिष्ठ कानूनी अधिकारी होता है। यह कानूनी मामले में सरकार को सलाह देता है। अगर नियुक्ति की बात करें तो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्त समिति द्वारा 3 साल की अवधि के लिए की जाती है। याद रहे, सॉलिसिटर जनरल भारत के सर्वोच्च कानूनी अधिकारी अटॉर्नी जनरल के अधीन काम करते हैं। वहीं अटॉर्नी जनरल देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी है। अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। अब कुछ संवैधानिक प्रावधान भी देख लेते हैं। संविधान का अनुच्छेद 76 भारत के अटॉर्नी जनरल के पद, शक्तियां और कार्य का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 88 के अनुसार महान्यायवादी संसद और राज्य विधानसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है, लेकिन यह एमपी और एमएलए की तरह मतदान नहीं करेगा। महान्यायवादी की सहायता के लिए सॉलिसिटर जनरल और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल होते हैं। महान्यायवादी की योग्यता सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समक्ष होनी चाहिए, या फिर वह किसी राज्य के उच्च न्यायालय में 5 वर्ष न्यायाधीश रहा हो, या फिर 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। इस समय महान्यायवादी के वेणुगोपाल हैं, जबकि भारत के पहले महान्यायवादी MC शीतलवाड़ थे, जिनका कार्यकाल सबसे लंबा था, 1950 से 1963 तक। ध्यान रखने योग्य तथ्य है कि सॉलिसिटर जनरल और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के पद सांविधिक हैं, न कि संवैधानिक। सॉलिसिटर जनरल के कर्तव्यों और विधि, अधिकारी सेवा शर्तें नियम 1987 में निर्धारित किया गया है। राज्यों में कानूनी सलाहकार महाअधिवक्ता है, जो अनुच्छेद 165 के तहत राज्यपाल द्वारा राज्य सरकार की सलाह पर नियुक्त होता है। महाअधिवक्ता की योग्यता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समक्ष होनी चाहिए, अनुच्छेद 217 में प्रावधानों के तहत। हाल में अभ्यास खान क्वेस्ट का आयोजन मंगोलिया में किया गया है। बताते चलें, यह बहुराष्ट्रीय शांति स्थापना संयुक्त अभ्यास है। दरअसल इसमें 20 से अधिक देशों के सैन्य दलों और पर्यवेक्षकों ने भागीदारी की है। यह अभ्यास मंगोलिया सशस्त्र बल और यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी पैसिफिक कमांड द्वारा सह प्रायोजित है, और इस खान क्वेस्ट अभ्यास में भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व गढ़वाल राइफल्स की एक टुकड़ी ने किया है। इसका उद्देश्य भागीदारी देशों की अंतर क्षमता को बढ़ाना, अनुभव साझा करना और संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान के लिए वर्दीधारी कर्मियों को प्रशिक्षित करना है। इस अभ्यास के अंतर्गत कमांड पोस्ट एक्सरसाइज, फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज शामिल हैं।
हाल में पीएम मोदी की अध्यक्षता में भारत ने शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। बताते चलें, इस सम्मेलन का आयोजन वर्चुअल मोड में किया गया है और यह 23वां शिखर सम्मेलन था। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस सम्मेलन में चीनी राष्ट्रपति और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ रूसी राष्ट्रपति ने भी भागीदारी की है। दरअसल SCO शिखर सम्मेलन घोषणा या नई दिल्ली घोषणा के अलावा भारत ने 4 प्रस्ताव और रखे हैं, जो इस प्रकार हैं: कट्टरपंथ से निपटने की रणनीतियों में सहयोग करना, डिजिटल परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने के लिए टिकाऊ जीवन शैली, बाजार का प्रचार प्रसार करना। याद रहे, इस वर्चुअल शिखर सम्मेलन में ईरान को औपचारिक रूप से नए सदस्य के रूप में नामित किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं, भारत SCO का 2017 में पूर्ण सदस्य बना था और अब पहली बार इसकी अध्यक्षता कर रहा है। शंघाई सहयोग संगठन राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा के लिए स्थायी अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जिसकी स्थापना 15 जून 2001 को हुई थी। अगर इसके सदस्यों की बात करें तो कजाकिस्तान, चीन, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान है। अगर इसके उद्देश्यों की बात करें तो सदस्य देशों के बीच आपसी विश्वास और संबंधों को मजबूत करना, राजनीतिक, व्यापार, शिक्षा आदि में प्रभावी सहयोग को बढ़ावा देना है। हाल में केंद्र सरकार ने नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी का नाम बदलकर प्रधानमंत्री संग्रहालय और सोसाइटी करने का फैसला किया है। बताते चलें, वर्ष 2016 में पीएम मोदी ने 3 मूर्ति परिसर में भारत के सभी प्रधानमंत्रियों को समर्पित एक संग्रहालय स्थापित करने का विचार रखा था। ध्यान रहे, प्रधानमंत्री संग्रहालय दिल्ली में स्थित है, जिसका उद्देश्य भारत की स्वतंत्रता संग्राम की यादों को सजोना और आधुनिक भारतीय इतिहास में मूल शोध बढ़ाना है। इस संग्रहालय को 1964 में संस्कृति मंत्रालय के द्वारा स्वायत्त संस्था के रूप में स्थापित किया गया था। इसके 4 भाग हैं: स्मारक संग्रहालय, आधुनिक भारत से संबंधित संग्रहालय, समसामयिक अध्ययन केंद्र और नेहरू तारामंडल। हाल में उड़ीसा के पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा शुरू हुई है। ध्यान रहे, यह वार्षिक महोत्सव जून-जुलाई में मनाया जाता है। बताते चलें कि श्री जगन्नाथ पुरी मंदिर एक वैष्णव मंदिर है। यह यात्रा यहीं से शुरू होकर 3 किलोमीटर दूर श्री गुंडीचा मंदिर पर समाप्त होती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस यात्रा में 3 रथ शामिल होते हैं: भगवान जगन्नाथ रथ, भाई बलभद्र रथ और बहन सुभद्रा रथ। ये तीनों अपनी मौसी के घर जाते हैं। सबसे आगे बलभद्र का रथ होगा और सबसे पीछे जगन्नाथ रथ। याद रहे, यह यात्रा उड़ीसा के अतिरिक्त गुजरात के अहमदाबाद में भी आयोजित होती है। दरअसल हर साल 21 जून उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। बताते चलें, इस दिन को ग्रीष्म अयनांत या ग्रीष्म संक्रांति की संज्ञा दी जाती है। याद रहे, इस दिन रात की तुलना में दिन बड़ा होता है और यह वर्ष का सबसे बड़ा दिन होता है तथा रात सबसे छोटी होती है। जैसा कि आप जानते हैं, इस घटना का कारण पृथ्वी का झुकाव है, जो अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। यही पृथ्वी का झुकाव पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन के लिए भी उत्तरदायी है। बताते चले, भूमध्य रेखा पर दिन और रात की अवधि बराबर होती है, लेकिन ध्रुवों की ओर बढ़ने पर दिन और रात की अवधि का अंतराल बढ़ता जाता है। दरअसल बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन इस वर्ष के अंत में बैंकॉक विजन 2030 को अपनाएगा। बताते चलें, यह एक व्यापक दस्तावेज होगा और संगठन को दिशा देगा और प्रतिष्ठित व्यक्तियों को भी निर्देशित किया जाएगा। याद रहे, मार्च 2023 में थाईलैंड द्वारा आयोजित 19वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक में बिम्स्टेक बैंकॉक विजन 2030 के मसौदा पाठ पर चर्चा की गई और इसे मंजूरी दी गई। आपकी जानकारी के लिए बता दें, बिम्स्टेक एक क्षेत्रीय संगठन है जो 6 जून 1997 को बैंकॉक घोषणा के बाद स्थापित किया गया था। इसके सदस्य भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड हैं। बिम्स्टेक का उद्देश्य तीव्र आर्थिक विकास हेतु वातावरण तैयार करना, सामाजिक प्रगति में तेजी लाना और क्षेत्र में सामान्य हित के मामलों पर सहयोग को बढ़ावा देना है। हाल में भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने वित्तीय वर्ष 2024 के लिए अपनी द्वैमासिक मौद्रिक नीति जारी की है। बताते चलें, समिति ने रेपो दर को 6.5% पर ही रखने का निर्णय लिया है। दरअसल RBI ने वित्तीय वर्ष 2024 के लिए GDP ग्रोथ अनुमान को 6.5% पर ही बरकरार रखा है, जबकि मौद्रिक नीति समिति ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति को वित्तीय वर्ष 2024 में 5.1% रखने की उम्मीद व्यक्त की है। याद रहे, RBI अधिनियम 1934 की धारा 45 ZV के तहत केंद्र सरकार को मौद्रिक नीति समिति का गठन करने का अधिकार है। इस समिति के निर्णय सभी बैंकों के लिए बाध्यकारी हैं। यह 6 सदस्यीय समिति होती है। हाल में भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच 2 दिवसीय समुद्री साझेदारी अभ्यास का आयोजन किया गया है। ध्यान रहे, यह अभ्यास का पहला संस्करण है जो ओमान की खाड़ी में आयोजित किया जा रहा है। दरअसल इस अभ्यास का उद्देश्य तीनों नौसेनाओं के मध्य त्रिपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही समुद्री वातावरण में पारंपरिक और गैर पारंपरिक खतरों को दूर करने के उपायों को अपनाने का मार्ग प्रशस्त करना है। बताते चले, इस अभ्यास में सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान प्रदान हेतु कर्मियों का आपसी आरोहण भी शामिल है। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना के फ्रिगेट INS तर्कस, फ्रांसीसी नौसेना के जहाज सुपरफॉक्स सहित राफेल लड़ाकू जेट व संयुक्त अरब अमीरात नौसेना के समुद्री गश्ती पोत विमान ने भाग लिया है।
हाल में पूर्व केंद्रीय वित्त सचिव हसमुख अधिया को गिफ्ट सिटी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। बताते चले उन्होंने गुजरात के पूर्व मुख्य सचिव सुधीर माकड़ा का स्थान लिया है। दरअसल हसमुख अधिया 1981 बैच के गुजरात कैडर के IAS अधिकारी भी हैं। वर्तमान में यह गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, गिफ्ट सिटी का मतलब गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी है। यह गांधीनगर गुजरात में स्थित है। इसमें विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी सेज शामिल है। साथ ही इसमें भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र और एक विशेष घरेलू टैरिफ क्षेत्र शामिल है। इसकी परिकल्पना न केवल भारत के लिए बल्कि दुनिया के लिए वित्तीय और प्रौद्योगिकी सेवाओं के लिए एक एकीकृत केंद्र के रूप में की गई है। हाल में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारत के पहले वैदिक थीम वाले पार्क का उद्घाटन किया है। बताते चलें, इस पार्क का नाम वेद वन पार्क है। दरअसल यह पार्क उत्तर प्रदेश के नोएडा के सेक्टर 78 में करीब 27 करोड़ की लागत से बनाया गया है। इस पार्क को स्थापित करने का उद्देश्य आगंतुकों को वैदिक साहित्य से शिक्षित करने के साथ ही उनका मनोरंजन करना है। अगर इस पार्क की विशेषताओं को देखें तो यह पार्क वैदिक साहित्य से जुड़ी विभिन्न जानकारियों को प्रदर्शित करेगा। ध्यान रहे, यह पार्क 7 भागों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक भाग का नाम प्रसिद्ध वैदिक ऋषियों के नाम पर रखा गया है। ये ऋषि हैं कश्यप, वशिष्ठ, अगस्त्य, विश्वामित्र, अत्रि, गौतम और भारद्वाज। आपको स्मरण करा दें, यह स्थान बरगद, कल्प वृक्ष और नारियल जैसे 50,000 से अधिक पौधों का घर है, जिनका उल्लेख वैदिक साहित्य में किया गया है। दरअसल इस पार्क में 4 वेदों यानी ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के अंशों वाली दीवार पेंटिंग और मूर्तियों सहित कई प्रकार के आकर्षण हैं। इतना ही नहीं, आगंतुकों के मनोरंजन के लिए लेजर और साउंड शो का भी आयोजन किया गया है। यह पार्क 7 दिन सुबह 8 बजे से रात 9 बजे तक खुलेगा। याद रहे, इस पार्क का निर्माण सन 2021 में शुरू हुआ था। आपको यह वीडियो सीरीज कैसी लगी? आप HP सोलंकी स्टडी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं।